नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 6 में काव्य जो पढ़ने वाले हैं वह है एक जगत एक लोक। यहाँ पर एक जगत यानी कि दुनिया, संसार, लोक यानी कि विश्व, संसार, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर इस काव्य के द्वारा हमें क्या सीख दी गई होगी? तो सबसे पहले प्रकृति के तत्वों के बारे में बात की गई है। अब आप वैसे तो प्रकृति के तत्व जो हमारे शरीर में जो होते हैं वह 5 ही है, जो हवा, पानी, खुराक, जल, अग्नि, तो यही है। लेकिन इसके अलावा भी प्रकृति के तत्व यानी कि भगवान ने जो निर्माण किया है उसके बारे में बताया गया है। भगवान ने जो निर्माण किया है उसी के बारे में हमें यह प्रकृति के तत्व के बारे में बताया गया है। और यह पर से इन प्रकृति के तत्वों द्वारा हमें यह सीख दी गई है कि भगवान ने जिस वस्तु का निर्माण किया है वह सब एक एक ही है, लेकिन एक होने की वजह से, एक होने के बावजूद भी वह सारे विश्व को, जैसे कि हम देख सकते हैं कि चंद्र, तो चंद्र एक ही है, लेकिन वह सारे विश्व, सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सूर्य, तो सूर्य भी एक ही है, लेकिन सूर्य एक ही है, लेकिन फिर भी वह सारे संसार के लोगों को प्रकाश देने का काम करता है। तो यह प्रकृति के तत्वों द्वारा हमें यह सीख दी गई है कि हमें भी सिर्फ इंसानियत का, मानवता का ही धर्म याद रखना चाहिए, किसी और भेदभाव में पड़ना नहीं चाहिए। और यह काव्य के द्वारा हमें एक और बात भी बताई गई है कि सभी मनुष्य समान हैं। इस संसार में बसने वाले, वह चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो या कोई और धर्म जाति का हो, लेकिन सभी धर्म समान हैं। हम देख सकते हैं सभी धर्म जिस प्रकार समान है उसी प्रकार उनके धर्म पुस्तक में भी एक ही बात बताई गई है सभी धर्मों के, कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी के साथ हिल मिल के रहना चाहिए, यह बात बताई गई है। लेकिन आज के समय में हम देखें कि सभी मनुष्य की जो सोच है सिर्फ अपनी दुनिया तक ही सीमित है। अपनी दुनिया तक मतलब कि मनुष्य इतना बड़ा स्वार्थी हो गया है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वह दूसरों को नुकसान पहुंचाकर सिर्फ अपना भला करना ही चाहता है। तो यह बात यहाँ पर हमें नहीं करनी, यह बात बताई गई है। इस काव्य का एक और पहलू है कि राष्ट्रवाद को भुलाकर हमें विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसे विकसित करना है। राष्ट्रवाद में नहीं पढ़ना, लेकिन यह काव्य के द्वारा हमें कौन सी सलाह दी गई है? विश्व बंधुत्व की भावना हमारे में आए, यह भावना हमें विकसित दी गई है। तो विद्यार्थी मित्र, यह एक जगत और एक लोक काव्य का अर्थ ही यही है। तो सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे। आपको भी मेरे साथ काव्य का गान करना है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी है, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा,
प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा कि काव्य में प्रकृति के तत्व आपने सुने होंगे, तो कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, आसमान, हवा और पानी, इन सभी प्रकृति के तत्वों के द्वारा हमें यह सीख दी गई है। तो सबसे पहले हम देखिए कि एक जगत एक लोक सबका है एक मान, यानी कि यह संसार एक मानव लोक है और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को एक जैसे समान हकदार, सभी लोग एक जैसे समान हकदार है, क्योंकि वह चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो या कोई भी हो, सभी को एक समान हक मिलने चाहिए। उसी प्रकार एक ही चंद्र है, वह सारे संसार को अपनी चांदनी की रोशनी प्रदान करता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि दिन में एक ही सूर्य है, वह सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सबको एक ही धरती पर रहना है, एक ही धरती पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे भी रहते हैं। तो कहना यह चाहते हैं कि भगवान के द्वारा निर्माण किया हुआ, भगवान के द्वारा निर्माण की हुई प्रकृति के जो तत्व है, सूर्य, चंद्र, आसमान, यह सभी एक ही है और सारे संसार को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें किसी भेदभाव में पड़ना नहीं चाहिए। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। क्या कहते हैं कि हमें प्रकृति के तत्व द्वारा मिलने वाला जो प्रकाश जो है, हवा जो है, वह सभी एक ही है और सभी मनुष्य को मिलती है। हम सबके जीवन में सुख दुख की कहानी भी एक जैसी ही है। हमारे शरीर की एक जैसी ही रचना भगवान ने बनाई है। हमारे शरीर में जो खून बह रहा है, रक्त का रंग भी लाल ही है। सभी मनुष्य के शरीर में बहने वाला जो रक्त का रंग भी लाल ही है और हमारे शरीर की जो बनावट है वह भी सभी मनुष्य को एक जैसी है। तो इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि हवा और पानी, तेज सभी जो एक हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हमें भी किसी भेदभाव में न पड़कर और हम सारे संसार में बसने वाले सभी लोगों की जो जीवन की जो सुख दुख की कहानी होती है वह भी एक ही होती है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, यानी कि हम सभी को आनंदित होकर सुंदर राग छेड़ने चाहिए। हम सभी को समता और ममता, पारस्परिक प्रेम के गीत गाने चाहिए। किसी भी भेदभाव में पड़ना नहीं चाहिए। हर रोज रात दिन घर घर में यह गीत, एकता का, समानता का गीत जो है वह घर घर में गूंजते रहना चाहिए, क्योंकि तभी यह एक जगत और एक लोक कहलाएगा। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। यह क्या कहना चाहते हैं कि राष्ट्र में हम सभी लोग एक ही राष्ट्र में, एक ही देश में रहते हैं, तो हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? तो संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव ही लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि संसार में सभी लोगों को राष्ट्रों में एकता लाने का भाव, राष्ट्र में एकता लाने का भाव ही सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। साथ ही साथ हम सबको मिलकर प्रगति करनी चाहिए। सबके प्रति न्याय और मानवता की भावना, सबको प्रगति और मानवता की, न्याय की रक्षा हो, ऐसा हमें कुछ करना चाहिए। यही सारा हमारा धर्म भी होना चाहिए। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का निशान
यानी कि निशान यानी कि झंडा लहराएंगे और इस तरह हमारे अंदर एकता बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस काव्य के द्वारा हमने एक बात तो सीखी है कि मनुष्य चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन उनमें एक धर्म, एक बात तो होनी ही चाहिए, इंसानियत का धर्म तो होना ही चाहिए, मानवता का धर्म तो होना ही चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मुसीबत में हो, उसको हमारी मदद की ज़रूरत हो, तो उस वक्त हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह लोग जो है, जो मुसीबत में पड़ा व्यक्ति है, वह मेरी जाति का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, तो मैं उसकी रक्षा नहीं करूं। उसी वक्त तो हमें जाति पाति धर्म एक बाजू रखकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह सबसे हमारा बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। तो यह काव्य पर से हमें यह सीखती चाहिए कि राष्ट्रवाद में न पढ़कर विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर विकसित करनी चाहिए। विद्यार्थी मित्र, आपने आगे के सप्ताह में हमने व्याकरण का जो पॉइंट था वह पढ़ा था सर्वनाम या विशेषण। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। चिन्ह यानी कि निशान, विराम यानी कि थोड़ी देर रुकना। तो यह विराम चिन्हों का प्रयोग हमें कौन सी जगह पर करना है, यह बात बताई गई है। तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह की जो व्याख्या है वह देखेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते। तो वाक्य पढ़ते समय, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाली लिपि को हम विराम चिन्ह कह सकते। विराम चिन्ह यानी कि सबसे हम सरल भाषा में अगर कहें तो कोई वाक्य पढ़ते हो, वाक्य बोलते हो या लिखते समय हमें उस बात को स्पष्ट करना है, या इस वाक्य के बीच या अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, तो सबसे पीछे यानी कि आई के पीछे मैंने प्रश्नार्थ चिन्ह बताया गया, क्योंकि शिक्षिका ने प्रश्न पूछा है, यानी कि प्रश्नार्थवाचक विराम चिन्ह हुआ। लेकिन शिक्षिका ने प्रश्न पूछा है, इसीलिए यह दोहरा अवतरण चिन्ह भी मैंने लगाया है। और आप देख सकते हैं कि शिक्षिका ने पूछा, तो पूछा के पीछे मैंने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग मैंने क्यों किया, क्योंकि यह वाक्य समाप्त हो गया है, इसीलिए जहाँ पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। वाह, वाह शब्द यानी कि विस्मय, जैसे वाह ऐसे जो किसी की प्रशंसा करते हैं, उद्गार जिसे हमें आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे जगह पर उद्गार चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने वाह, यह आश्चर्य हुआ, किसी की प्रशंसा की, यानी कि मैंने उद्गार चिन्ह लगाया गया और पीछे मैंने वाक्य पूरा हो गया है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। आगे का जो वाक्य है, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है, मैंने दो विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया है कि क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है, यानी कि प्रश्न भी पूछा है और थोड़ी देर पहले मैं भी रुकी हूँ। तो क्यों के पीछे मैंने यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अल्प विराम चिन्ह कब लगाया जाता है, जब हमें थोड़ी देर रुकना है और फिर बोलना है या वाक्य लिखना है, तब हम अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। तो क्यों के पीछे मुझे वाक्य लिखना था, इसीलिए मैंने क्यों के पीछे अल्प विराम चिन्ह लगाया और फिर तकलीफ है यानी कि प्रश्न पूछा है, तो इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों उदाहरण में
मैंने आपको समझाया कि प्रथम उदाहरण में आपने किसी ने कहा है वाक्य, इसलिए मैंने दोहरा अवतरण चिन्ह के साथ साथ मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है और पूर्णवाचक भी लगाया। दूसरे वाक्य में आपने उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया है और तीसरे वाक्य में आपने अल्प विराम के साथ साथ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है। अब आपको विराम चिन्ह के बारे में समझना है कि विराम चिन्ह कब लगाया जाता है। तो किसी भी भाषा को हम बोलते समय, पढ़ते समय या लिखते समय किसी भी बात को अगर स्पष्ट करनी हो तो बीच या अंत में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह विराम चिन्ह हमारी रोजिंदी क्रिया में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखें कि विराम चिन्हों के प्रकार है, उसमें सबसे पहला प्रकार है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम यानी कि किसे कहते हैं, तो इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर लगाया जाता है। अगर हम यहाँ पर वाक्य लिखते हैं और यह वाक्य लिखने के बाद हमें कुछ पीछे लिखना नहीं है तो वाक्य हमारा समाप्त हो गया, और वाक्य समाप्त होने के पीछे हमें पूर्ण विराम लगाना जरूरी है, तब पता चल जाएगा कि यह वाक्य पूरा हो गया। तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा कि पूर्ण विराम, तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए गए कि मुझे शुद्ध पानी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे शुद्ध पानी चाहिए, तो यहाँ पर मेरा वाक्य समाप्त हो गया है, तो इसीलिए मैंने पीछे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पंचों के दिल में परमेश्वर बसता है। पंचों के दिल में परमेश्वर बसता है, तो यह वाक्य समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे कि आगे का जो प्रकार है अल्प विराम चिन्ह। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह कब लगाया जाता है कि हम वाक्य पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है, फिर वाक्य लिखना हो तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा है कि दादाजी एक बात बताइए, तो मैंने क्या किया, दादाजी, फिर थोड़ी देर में बोलते समय दादाजी थोड़ी देर में रुकी, एक बात बताइए। थोड़ी देर के बाद मैंने एक बात बताइए शब्द पढ़ा, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकी, इसीलिए यह अल्प विराम चिन्ह मैंने लगाया। आगे है नहीं महाराज, यही 4 पैसे मेरे पास है जो लोगों ने दिए हैं। नहीं महाराज, यही 4 पैसे मेरे पास, तो नहीं महाराज, फिर मैं थोड़ी देर रुकी, फिर मैंने यह वाक्य पढ़ा, यही 4 पैसे मेरे पास है जो लोगों ने दिए हैं। यानी कि यहाँ पर 2 बार अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। कैसे कि नहीं महाराज, थोड़ी देर में रुकी, फिर मैंने बताया यही 4 पैसे मेरे पास है जो लोगों ने दिए हैं, तो जो लोगों ने दिए है वह पीछे पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। अब हम देखें कि अर्ध विराम चिन्ह, तो आप समझ गए कि अल्प विराम चिन्ह में थोड़ी देर अगर हमें रुकना हो तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे का जो प्रकार है अर्ध विराम। अर्ध का मतलब होता है आधा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अर्ध का मतलब होता है आधा। यानी कि वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। यह जो विराम चिन्ह होता है वह बीच में होता है। अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम का मतलब क्या था कि हमें थोड़ी देर रुकना हो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से ज़्यादा, यहाँ पर वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो अर्ध विराम चिन्ह का यहाँ पर मैं वाक्य आपसे कह रही हूँ कि वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गया। वह थका हुआ तो था ही,
तो वह अल्प विराम से अधिक हुआ। लेटते ही सो गया, लेटते ही सो गया, वह पीछे थोड़ा ही वाक्य आया हुआ है। लेटते ही सो गया वह पूर्ण विराम हो गया, तो पूर्ण विराम से कम हुई यह बात, तो इसीलिए बीच में यह विराम चिन्ह लगाया गया। बड़ी बड़ी मशीनें नदियों का पानी साफ करती है, फिर उसे घरों तक पहुंचाया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें नदियों का पानी साफ करती है, फिर उसे घरों तक पहुंचाया जाता है, तो यह बीच में वाक्य हुआ, यानी कि पूर्ण विराम से अधिक, यहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम हुई यह बात, तो इसीलिए यह अर्ध विराम चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है। धन्यवाद।